चलिए हम बोलिए क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, इस बार बोलिए हल ऊपर करेंगे। बोलो क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष ए 4,5 है, बी 1,5 और सी 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटा AB A बटा AC बटा 4 है। त्रिभुज ADE क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। ओके, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष इतने दिए हुए हैं, भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC बराबर इतना। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसको तुलना इस त्रिभुज से के क्षेत्रफल से करिए। चलो हमारे पास एक मेन त्रिभुज ABC है ना, सबसे पहले बातें नहीं, मेन त्रिभुज हमारे पास ABC है, A B और C, ये मेन त्रिभुज है। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बोलते रहो, 4,6। बी का कितना दिया है 1,5 और सी का कितना दिया है 7,2। कह रहा है भुजाओं AB और AC, देखो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर मिलाते हुए कोई एक रेखा गई है ना। देखो E पर प्रतिच्छेदित करते हुए मतलब काटते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, एक रेखा देखो इस प्रकार खींची गई है, ऐसे एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बट्टा AB, देखो AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC कितना दिया 1/4। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ADE हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी तुलना त्रिभुज ABC मतलब बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से कीजिए। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हमें ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हमें पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ओके, उसके लिए जो ये बट्टे वाला दिया ना, इसको समझते हैं क्या दिया। ये बट्टे में दिया है एक AD बट्टा क्या दिया, AD बट्टा AB दिया ना, AD बट्टा AB बराबर, देखो AD बट्टा AB बराबर कितना दिया है AE बट्टा AC बराबर 1/4। हमें पता है कि जब तीन चीजें कोई आपस में बराबर होती है तो किन्हीं दो को हम बराबर कर सकते हैं ना, तो हम 2 को बराबर करते हैं। AD बट्टा AB बराबर 1/4 और फिर हम करते हैं AE बट्टा AC, ये भी कितने किसके बराबर हो गया 1/4। अगर याद करो तो ये कौन सा विभाजन बताओ, अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन। पहले बताओ, जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें D और E के निर्देशांक पता होने चाहिए ना हमें D का निर्देशांक पता है ना तो हमें E का पता है, दोनों को खोजने चलते हैं। अगर हमें D का निर्देशांक निकालना तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ D AB को किसी अनुपात में काट रहा है कि नहीं काट रहा, तो हमें अनुपात क्या देना चाहिए था, हमें अनुपात AD बट्टा D भी देना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ क्या दिया AD बट्टा AB दिया, तो AB की जगह पर क्या होना चाहिए, AB की जगह पर BD होना चाहिए ना। बोलो AB की जगह पर क्या होना चाहिए D भी होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ करना शुरू करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। इसमें एक काम करते हैं, इसको ना पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो AB बट्टा क्या हो जाएगा AD बराबर कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा ना। ओके, बराबर हो गया 4/1। एक काम करते हैं, अब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें हमें यहाँ AB की जगह पर क्या लाना है, AB की जगह पर हमें BD लाना ना। अच्छा बताओ AB की जगह पर BD कैसे आएगा, जब AB में से AD घटाएंगे ना, तो याद करो हम जो उसमें पढ़ रहे थे बेसिक प्रपोर्शन, यानी कि जो थेल्स पिरामिड पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने बताया था कि यहाँ एक बार -1 कर लो और यहाँ भी -1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। हमने बराबर के बाएं पक्ष में बराबर के दाहिने पक्ष में हमने दोनों पक्ष में 1 घटा दिया, उससे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब एक घटाने से देखो फायदा क्या मिला, बट्टे कर लोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा एडी, तो ए बी से भी एडी कटा, ए बी आ गया ना, और माइनस 1 गुणे एडी यानी कितना आया एडी बराबर 4 माइनस 1 कितना हो गया, अरे बोलो जी 4 माइनस 1 3 होगा ना, 3। अब देखो ए बी माइनस ए डी आ गया, और ए बी माइनस ए डी क्या होगा, बोलो ए बी में से अगर ए डी घटा दोगे तो बी डी तो बचेगा नहीं, आ गया हमारे पास बी डी बट्टा ए डी बराबर कितना 3। और बट्टे कर सकते हैं क्या, बोलो बट्टे कर सकते हो ना, यानी कि हमें बी डी और ए डी का अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया ना। उसी तरह से इसका भी हल करते हैं। इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, सोचो जरा, हमें एसी नहीं चाहिए ना, एसी की जगह पर क्या चाहिए ईसी चाहिए। तो अब इसको भी क्या करते हैं, अच्छा ये तो हाँ इसको भी उल्टा कर लेते हैं पहले, तो ए बट्टा क्या हो जाएगा, ओ ये तो है ही ऐसे, एसी बट्टा क्या ए बराबर क्या हो जाएगा 4/1 बराबर हो गया 4/1। फिर इसमें भी क्या करते हैं हम एक माइनस कर लेते हैं, -1 -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो AC माइनस AE बट्टा AE, सोचो कैसे, बट्टे करके जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम AE तो आएगा, तो AC माइनस AE बराबर, और 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब AC माइनस AE करके देखो क्या मिलता है, AC माइनस AE, AC माइनस AE करोगे तो AC मिल जाएगा ना, ये हो गया EC बट्टा AE बराबर कितना 3/1। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को मिटा देना चाहिए ना। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना, दोनों का अनुपात, दोनों का क्या निकालना, इसकी तुलना करना। तुलना करने का मतलब होता है ना कि अनुपात निकालना होता है, समझ रहे हो, तुलना करने का मतलब क्या होता है, अनुपात निकालने का मतलब होता है। ओके देखो, अब हम यहां से लिख सकते हैं ना कि BD अनुपात है क्या, BD अनुपात AD बराबर 3:1। ओके, और यहां से EC अनुपात AE बराबर क्या हो जाएगा 3:1। अब हम क्या यहां से D और E का निर्देशांक निकाल सकते हैं, बोलो, देखो और ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक फिगर बना ही लेके, नहीं तो मान लेते हैं, माना जो एक D का निर्देशांक मानने के लिए, D का निर्देशांक निकालने के लिए हमें इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x और y मानना पड़ेगा ना। तो माना A जिसका निर्देशांक 4, 6, इसको हम क्या मानेंगे x1, y1। जो B है जिसका निर्देशांक हमारे पास 1, 5, इसको हम क्या मानेंगे x2, y2। अब जो BD और AD है इसको क्या मानेंगे, M1 और M2 मानेंगे ना। तो M1 देखो BD कितना है, BD और AD, तो एक काम करते हैं, इसको पलट लेके ऐसे पलट लोगे तो भी तो सेम आएगा ना आंसर। देखो जैसे कि ये लिखा है, अगर आप इसको AD बट्टा BD कर लोगे, AD बट्टा हमने क्या किया BD, तो बराबर 1/3 हो जाएगा ना। तो अब AD अनुपात BD कितना आ गया, AD अनुपात BD बराबर 1/3। सेम ही काम हम यहाँ भी करेंगे, तो ये हो गया AE बट्टा EC बराबर क्या हो गया 1/3, यानी AE अनुपात, बोलो AE अनुपात EC हो गया ना, बराबर 1/3। ओके, हमने इसका भी अनुपात निकाल दिया। अब इसमें हम जो M1 है, M1 को क्या मानेंगे, देखो AD है ना पहले वाला, AD को हम क्या मानेंगे, M1 को क्या मानेंगे 1, M2 को क्या मानेंगे 3। अब यहाँ बिंदु D का निर्देशांक डायरेक्टली हम सूत्र लगाएंगे, बिंदु D का निर्देशांक। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस लेंदी कह लो, लेंदी समझते हो, लेंदी मतलब बोरिंग, थोड़ा लंबा है, कठिन नहीं है लेकिन लंबा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो बिंदु D का निर्देशांक, अब D का अगर हमें निर्देशांक निकालना है तो हमें सूत्र कौन सा लगाना चाहिए, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कामा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। ओके, यह है D का निर्देशांक निकलेगा। चलो मान रखते हैं, कितना आ जाएगा, सोचो जल्दी जल्दी बोलो, M1 का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान कितना है, x2 का मान भी 1 है ना,
1 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है 4 बट्टा m1 प्लस m2 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कामा m1 का मान 1 है इंटू y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना 6 बट्टा 1 प्लस 3। d बराबर देखते हैं तो ये हो गया 1 एकड़ नम 1 प्लस 3 चौके 12 बट्टा 4, ये तो होगा कामा 5 एकड़ नम 5 प्लस 3 छके 18 बट्टा 4, 3 1 4 तो होगा ना, बोलो यही तो होगा जी। तो अब d बराबर क्या हो गया, d बराबर 12 1 13 बट्टा 4 कामा 23 बट्टा 4। बहुत कठिन बन जा रहा है क्वेश्चन। बस ये निर्देशांक निकल गया ना, ये निर्देशांक किसका है बिंदु डी का है। अब हम किसका निकालेंगे इसी तरह से ई का निकालेंगे। उसके लिए हमें फिर मानना पड़ेगा, माना देखो हम जब ई का निकालेंगे तो इसको x1 y1 इसको क्या मानेंगे x2 y2, तो माना ए जिसका निर्देशांक है 4 कामा 6 क्या मानेंगे इसको x1 कामा y1, बी जिसका निर्देशांक कितना है 7 कामा 2 इसको क्या मानेंगे x2 कामा y2, और m1 किसको मानेंगे m1 बराबर ए को मानेंगे ना, और ए कितना है 1 है ना, और m2 बराबर कितना होगा 2 3 में फर्क नहीं समझ पा रहे हो बिंदु। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु ई का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या काम करेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 नहीं हाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ओके अब हल करना शुरू करते हैं। तो बराबर m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है 4 बट्टा 1 प्लस 3 कामा m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है y2 का मान 2 हाँ प्लस m2 का मान 3, y1 का मान कितना है 6 बट्टा 1 प्लस 3, 7 प्लस 4 3 12 बट्टा 4 कामा ये कितना हो रहेगा 2 प्लस 3 6 18 बट्टा 4, ये तो होगा 12 7 19 बट्टा 4 अरे 20 बट्टा 4। चलो ये हो गया 19 बट्टा 4 कामा 5, सही है। ये किसका निर्देशांक निकला है ई का निर्देशांक निकला है। अब बताओ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, अब तो सूत्र पे लगाना है ना। देखो हमें इसका हमें डी और ई का निर्देशांक पता चल गया, बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दोगे, सूत्र लगाओगे ना 1/2 x वाला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसी तरह से बड़े वाले का भी निकाल लोगे ना, इसको आगे कर लोगे ना, ये आगे कर लोगे, ये सिंपली क्षेत्रफल निकालना है दोनों का, बस कुछ नहीं कर। देखो एक बार जब तुम पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालोगे उसके बाद ABC का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। अब दोनों का अनुपात निकाल देना, मतलब हाँ इसका क्षेत्रफल बट्टे बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये कर रहा है, बस दोनों का अनुपात निकालना और कुछ नहीं करना। ये नोट कर लो, इतना नोट कर लो। अब किताब का भी मन कर लो, यहाँ देखो हमें एक पढ़ना है संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध यानी कि कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हो, संरेख कहाँ है, देखो संरेख मतलब समझते हो, इसको संरेख को ना कुछ लोग समरेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं समरेख। तो चाहे संरेख बोलो चाहे समरेख बोलो बात सेम है। समरेख या संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में होना, क्या होता है एक ही रेखा में होना।
और इसमें ज़्यादातर इस जो हमारा मतलब प्रश्नावली आगे वाली है, इस प्रश्नावली में संरेख मतलब 3 बिंदु दिया रहेगा, हमेशा कितने बिंदु दिया रहेगा? 3 बिंदु। वो कहेगा वो कि 3 बिंदु संरेख में, उसको हमें सिद्ध करना है। तो मुझे बताओ, अगर ऐसे कोई 3 बिंदु हैं, अगर वो 3 बिंदु एक रेखा में हैं, 1 2 3, अगर ऐसे मान लो कि तीनों बिंदु किस में है? एक ही रेखा में, A B C। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो 3 बिंदु से हम मैक्सिमम क्या क्या चीज बना सकते हैं? 3 बिंदु से हम एक रेखा बना सकते हैं, 3 बिंदु से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं ना, 2 आकृति बना सकते हैं। तो अगर ये 3 बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो इनका क्षेत्रफल कितना है बताओ? 0, क्योंकि रेखा का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है ना भाई। रेखा की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है ना, चौड़ाई होती नहीं है, यानी कि चौड़ाई कितना होती है? 0। तब लंबाई गुणे 0 कितना रहेगा? 0। इसका मतलब रेखा का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। तो हम ऐसा मान लेंगे ना कि ये तीनों एक रेखा में नहीं है, हम मान लेंगे कि B बिंदु कहीं और है, तो एक क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा ना। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझो कि बिंदु कहां पर होंगे? वो बिंदु एक रेखा में होंगे ना भाई। अगर तीनों बिंदु एक रेखा में है, इसका मतलब क्या कि क्षेत्रफल 0 है। तो लिखेंगे यदि बिंदु A, B, C समरेख हैं तो बिंदु A, B, C से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 0 मतलब 0 होगा। मतलब अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे, देखो यदि बिंदु A, B, C संरेख हैं तो बिंदु A, B, C से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। अब अगर मान लो कि बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x1, y1। बिंदु B का कितना है? x2, y2, x2, y2। बिंदु C का कितना है? x3, y3। अगर तीनों बिंदु एक संरेख हैं तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना होगा? 0 होगा। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कैसे निकालोगे? सूत्र होता है हमारे पास ना, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इस 1/2 को अगर तुम बाईं तरफ लेकर जाओगे, दाहिनी तरफ, तो 1/2 यहां भाग में चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर 0। बस यही संरेख होने का प्रतिबंध है कि अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। यानी कि अगर 3 बिंदु क्या होंगे? अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो हम ये वाला सूत्र लगा करके सिद्ध कर सकते हैं वो संरेख है। मतलब अगर संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लो कि तुम्हें ये चीज नहीं याद है, 1/2 बस, अच्छा इसमें क्या फर्क है? हमने 1/2 को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, 0 हो गया। अगर मान लो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता, तो अगर कहीं भी संरेख सिद्ध करना होगा, तुरंत लिख देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके हल करना शुरू कर देना। बस यही है कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट, यानी कि 3 बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध। और अगर देखा ना तो यहाँ संरेख होने का प्रतिबंध मतलब कि 3 बिंदु लिखो तो और अच्छा होगा। कितना बिंदु लिखें? 3 बिंदु, क्योंकि हमें यहाँ 3 ही बिंदु दिया रहेगा। 3 बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध। कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। ये
तीन बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध। जहां पर यह है संरेख, संरेख को हम क्या बोलते हैं? कुछ लोग संरेख को समरेख भी बोल सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में समरेख लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, संरेख समरेख का एक ही मतलब है, समझ रहे हो? तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? ये वाला सूत्र याद रखना, ठीक है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र है। बस अब हम अगली प्रश्नावली को हल कर सकते हैं, निकालो। अभी नोट नहीं करना, मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ, उसके बाद तब देखते हैं। हाँ, एक हमारे पास क्वेश्चन है 0 1 12 माइनस 21, 0 1 12 माइनस 21। देखो एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है ना कि सिद्ध कीजिए कि 0,1 1,2 तथा -2, -1 संरेख है, यही सिद्ध करना, संरेख है। अब बताओ, जब ये तीनों बिंदु संरेख है तो हम क्या करेंगे? पहले इनको मान लेंगे ना। देखो कैसे सिद्ध करेंगे? उपपत्ति। देखो जब भी क्वेश्चन में सिद्ध करना होता है तो हम यहाँ उपपत्ति लिखते हैं ना, और अगर मान निकालना हो या फिर हल करना हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे माना, माना 0,1 जिसका निर्देशांक क्या मानेंगे? x1, y1, और दूसरा है 1,2 जिसको हम क्या मानेंगे? x2, y2, तीसरा है -2, -1 इसको हम क्या मानेंगे? x3, y3। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, देखो सूत्र क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, ये होता है। ओके, अब मान रख के हल कर लेंगे। चलो मान रखते हैं। x1 का मान कितना है? सोचो वहाँ से 0। y2 का मान कितना है? 2 माइनस y3 कितना है? हाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। x2 कितना हमारे पास? 1। y3 कितना है? -1 माइनस y1 कितना है? 1 प्लस x3 कितना है? -2। y1 कितना है? 1 माइनस y2 कितना है? 2 बराबर 0। ओके, तो अच्छा ये 0 हो जाएगा ना। देखो भाई जब बाहर 0 से हम गुणा कराएंगे तो श्योर आंसर 0 ये आएगा। इसके बाद ये सोच पा रहे हो ना, तो जब यहाँ 0 है तो कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो जाए तो भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो भी गुणा करने पर 0 ही आएगा। माइनस माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस और 2 एकन्नम 2। देखो -1 प्लस -2 प्लस 1 कितना आएगा? -1 और माइनस माइनस प्लस और 2 एकन्नम 2 बराबर 0। -2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 बराबर 0। लिखेंगे अतः, अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख लो, अतः 0,1 1,2 तथा -2, -1 संरेख हैं। सोच पा रहे हो? बस ये अपना आंसर है। ऐसे लिखना, टोटल नोट कर लो पूरा बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन बोलो तो। x के किस मान के लिए बिंदु -3, -12 7,6 तथा x,9 संरेख है। x,9 संरेख है। ओके, ये मिटा देना जी। देखो
कह रहा है कि x का कौन सा मान होगा जिसके लिए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अच्छा, जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो संरेख होने का जो प्रतिबंध है उसको संतुष्ट कराएंगे ना, यानी कि इनका क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। उसके लिए मान लो, माना जो -3, इसको क्या मान लो, x1, y1, जो 7, 6 इसको क्या मान लेंगे, x2, y2 मान लेंगे, जो x का 9 है इसको क्या मान लेंगे, x3, y3। लेकिन चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध बराबर क्या है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया छोड़ डायरेक्टली लिखते हैं, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस बराबर कितना, 0 आना चाहिए। ओके, देखते हैं। तो x1 का मान कितना है, बोलो जल्दी से, -3 ब्रैकेट में y2 कितना है, 6 माइनस y3 कितना है, 9 प्लस x3 कितना, x2 कितना है, 7 ब्रैकेट में y3 कितना है, y3 है 9 माइनस y1 कितना है, 12 प्लस x3 कितना है, यक्स y1 कितना है, 12 माइनस y2 कितना है, बराबर 0। ओके, तो -3 और ये कितना हो गया, -3 प्लस 7 और ये कितना हुआ, -3 हुआ प्लस अक्स ये भी कितना हुआ, ये 6 हुआ, बराबर 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दिया 9 और 7 दिया 21 और 6 करना 6x बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस बार हो जाएगा ना, प्लस 6x बराबर 0। तो 6x बराबर कितना हो गया, प्लस 12 हो गया, यानी x बराबर हो गया 12/6, यानी x बराबर कितना हो गया, तो अतः x का कितना मान होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, सिंपल क्वेश्चन था ये। 8वां लगाए, बोलिए 8वां क्वेश्चन बोलिए। तो मिस्टर श्याम सुंदर आप बोलिए जरा। बिंदु ए -6, बी बोलते रहो, -4, 6 बोलते रहिए आप। और सी हाँ, 3, -8 3, -8 इस प्रकार संरेख है कि ए बी बराबर, तुम यार इतना धीरे धीरे बोलोगे, 2/9 AC है, थोड़ा तेज बोला करो, पढ़ नहीं पाते हो जल्दी जल्दी, हाँ पढ़ लेते हो, पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या लिखा है पढ़ो जल्दी से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही जो लिखा है जल्दी जल्दी पढ़ो तो यही पढ़ते हो, पढ़ो। हाँ हाँ फिर से, -4, 6 और सी 3, -8 इस प्रकार संरेख है कि ए बी 2/3। छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो हैं कि ए बी बीच में है ही नहीं दिख रहा, क्या है ये, क्या है इसे, ऐसे फैशन में थोड़ी लगाया गया उसे, ऐसी बात है जी। कह रहा है कि ए बी सी, थोड़ा हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करो, ए बी सी इस प्रकार संरेख है कि ये बराबर ये, मतलब अच्छा कंफ्यूज हो कि कहा क्या, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों इस प्रकार संरेख है कि ये बराबर ये, मतलब हमें यही सिद्ध करना है कि ए बी बराबर किसके है, 2/9 गुणे ए सी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर क्या, 2/9 गुणे ए सी। कह रहा है कि ए बी सी और सी इस प्रकार संरेख है कि ए बी बराबर 2/9 गुणे ए सी, तो हमें ए बी बराबर 2/9 गुणे ए सी सिद्ध करना है। तो यहां से हमें क्या करना चाहिए,
मतलब पहले ही कह दिया कि क्वेश्चन में कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है ना। संरेख होने का मतलब क्या, एक ही रेखा में है ना। तुम लोग बोलो जी, खा के नहीं आवत लग रहा है, इतना एकदम थके प्यासे लग रहे हो कि जैसे हालत खराब। बस जल्दी छोड़िए, तुरंत जाएंगे, तुरंत सामने थाली आए, बस खा किनारे। थोड़ा सा एनर्जेटिक होके पढ़ा करो, तुम लोग एनर्जेटिक रहते नहीं हो। एनर्जेटिक रहने का मतलब ना, जितना एनर्जेटिक होके एक्साइटमेंट से पढ़ोगे उतना हमारा भी मन करता है पढ़ाने का। तुम लोग पहले ही देख रहे एकदम लूज हो गए, एकदम पूछ रहे हैं ये तो बोल ही नहीं रहे हो। बोलो तीनों बिंदु संरेख दिया ना, ए बी सी तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमें ये सिद्ध करना। तो पहले ही जब कह दिया कि संरेख है तो हमें ए बी निकालना है और ए सी निकालना। हाँ, लेकिन देखो एक चीज है, यहां पर हमें कंफर्म नहीं कि तीनों बिंदु एक ही मतलब बी बीच में है या फिर ए बीच में या फिर सी बीच में। इस वजह से हमें ये रेखा बनाना अच्छा नहीं हमारे लिए। बस ऐसे बिंदु नाम रख लो, ये ए है मतलब सी बी ए। तो यहां से ए बी का मान निकालो। अब ए बी के लिए क्या करोगे, ए बी के लिए मतलब ए और बी को मानोगे ना। तो ए को क्या मानोगे, ए जिसका निर्देशांक कितना है -6, 10 क्या मानोगे x1, y1। बी जिसका निर्देशांक है -4, 6 क्या मानोगे x2, y2। ए बी बराबर सूत्र क्या बनता है बताओ, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बराबर करड़ी में x1 का मान कितना है बोलो जरा, -6। x2 का मान कितना है -4। एक मिनट, x1 का मान है -6 और x2 का मान है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। तो -6 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 10 - y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर बराबर। देखो -6 + 4 कितना, -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 कितना होता है, ये करड़ी में कितना हो गया 30। इतना मात्रक, बस इसको से छोड़े रखो। किसका मान है, ए बी का मान है ना। अब किसका मान निकालो, ए सी का मान निकालो। ए सी के लिए, तो ए सी के लिए जो हमारे पास ए है जिसका निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक है -6, 10 क्या मानोगे x1, y1। जो सी है जिसका निर्देशांक 3, -8 है क्या मानोगे x2, y2। मिस्टर आलोक यहाँ ध्यान दो, ए सी बराबर करड़ी में क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 का मान कितना है बोलो जरा -6, x2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -y2 का मान कितना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ओके, तो ये कितना हो गया 6, 3, 9, 9 का -9 का स्क्वायर हो गया ना ये, और प्लस और 10, 8, 18 का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, अच्छा ये 81 और प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, कितना 324। 324 और 18 की जोड़ी कितना आएगा 4, 1, 5, 8, 2, 10, 3, 1, 4। करड़ी में कितना हो गया 405। क्या हुआ, मिस्टेक लग रहा है। अब देखो, अब इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो, चूंकि ए बी बराबर कितना है 2/9 और ए सी, तो ए बी का मान कितना हमने निकाला है करड़ी में 20 बराबर 2/9 गुणे ए सी का मान कितना है 405। अब सबको हल करना पड़ेगा हमें। इस कड़ी को एक तरह से अभाज्य गुणनखंड करिए आप। तो 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दहिया में 20 और 2 25 10 और 5 करना 5। हाँ, थोड़ा आराम से करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 सही है बराबर 2/9। 405 को देखते हैं क्या आएगा। 405 को हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 × 40 और 5 करना 5 और 9 9 81 9 91 9, यानी कि 5 9 9 होगा ना, ये बराबर हो जाएगा करड़ी में 5 गुणे 9 गुणे 9। तो एक 9 बाहर निकलेगा, 2 यहाँ से बाहर निकलेगा ना। तो 2 कड़ी में 5 बराबर 2/9 गुणे 9 कड़ी में 5, 9 से 9 नमस्ते करिएगा। तो 2 कड़ी में 5 बराबर 2 कड़ी में 5 सिद्ध हो गया। बस यही सिद्ध करना था हमें।
नोट करिए अब। दस वाला क्वेश्चन बोलिए क्या है। ये लाल शर्ट वाले तुम बोलो तो। यदि बिंदु -3, 9 Q A B यदि बिंदु P ई -3, 9 Q Q P का B और और R 4 का -5 संदर्भ है। संरेख है क्या होगा संरेख है और ए प्लस बी बराबर ए तो दो ए तथा बी की मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। चलो हल करते हैं। देखो पहली बात तो दिया कि जब ये संरेख है ना, देखो बिंदु P Q R तीनों क्या है, संरेख है, तो संरेख होने के प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना P जिसका निर्देशांक है -3, 9, इसको हम क्या मानेंगे x1, y1। जो Q है जिसका निर्देशांक हमारे पास a, b, इसको हम क्या मानेंगे x2, y2। जो C है जिसका R जिसका निर्देशांक क्या है 4, -5, इसको हम क्या मानेंगे x3, y3 मानेंगे। चूंकि संरेख होने का प्रतिबंध, बताओ संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 का मान कितना है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, -3। y2 का मान कितना है b, y3 का मान कितना है +5 हो जाएगा ना, x2 का मान कितना है a, y3 का मान कितना है -5, y1 का मान कितना है -9। अरे यार माइनस लगेगा ना, x3 का मान कितना है, y1 का मान कितना है -y2 का मान कितना है b बराबर 0। चलो तो इस -3 से गुणा कराना पड़ेगा ना, -3 गुणे b कितना हो जाएगा -3b माइनस प्लस -3 × 15 -5 से करना -5a और प्लस माइनस 9 करना 9a और प्लस 4 9 36, देखो 96 पर लिखा जा रहा है 36 और -4b बराबर 0। तो -3b देखो फिर वही दिख रहा है, नहीं -3 -4 कितना हुआ -7b और -5a और प्लस 9a, -9a कितना हुआ -14 होगा ना, और -15 प्लस 36, तो 36 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 21 आएगा, प्लस में आएगा बराबर 0। इस 21 को उधर शिफ्ट कर लो या फिर -7 कॉमन कर लो, तो समय से -7 हमने कॉमन करेंगे तो यहाँ b और माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 7 दूना 14 और यहाँ प्लस है तो -7 3 21 बराबर 0। इस 7 को उधर लेके जाओगे तुरंत क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 सबको क्या बना देगा, 0 सबको हीरो बना देगा ना, तो b + 2a - 3 बराबर 0 हो गया। बोलो तो b + 2a बराबर कितना 3, बोलो सही है, b + 2a बराबर 3 हो गया ना। इसको हम क्या मानते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हम हाँ ये समीकरण नंबर 2 कैसे हो, एक ही तो हुआ, और एक हाँ देखो एक समीकरण क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, बना बनाया हमको दिया है, समझ रहे हो, मतलब इस बार खाना बना है, हमें बना कर नहीं खाना है। इसको समीकरण क्या मान लो 2 मान लो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो लिखेंगे समीकरण, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें क्या, मतलब b को पहले कर लेते हैं, तो b + a बराबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे क्यों है, b तो यहाँ था आपने यहाँ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना ऐसे करने से। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2, बोलो सही है, समीकरण 1 में से हम 2 को घटा दे रहे हैं ना, 1 में से 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है b + 2a बराबर 3, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है b + a बराबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो जब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का ये प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, कट गया। 2a - a कितना हुआ, a हुआ बराबर 3 - 1 कितना हुआ, बोलो जी 2 हुआ ना, नोट करने में लगे हो। तो अब a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण
ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आसानी होगी ना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है b प्लस ए बराबर 1, जहाँ ए वहाँ हम कितना रख सकते हैं 2, तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, b इक्वल कितना -1। ओके, नोट करिए।